अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमामा बतूल है और आज हमारे साथ डॉक्टर नदीम नईम मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं और आप एमएमआई हॉस्पिटल और इमाम क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा मौजू है रमज़ान और ज़ियाबतीस। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज हमारा जो मौजू है रमज़ान और ज़ियाबतीस, इसमें पहला सवाल यही होता है कि पेशेंट्स जो शुगर या ज़ियाबतीस के हैं वो रोज़ा रखें या ना रखें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूजुअली हम डायबिटीज़ के पेशेंट में जनरली ये कहते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन इज़ द की। हर पेशेंट अलग पेशेंट होता है। मैं जनरली नहीं बता सकता कि आपको रोज़ा रखना है, आपको रोज़ा नहीं रखना, लेकिन स्पेशली रमज़ान के महीने में बहुत सारी गाइडलाइन हमें हेल्प करती हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़ एंड रमज़ान इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की गाइडलाइंस मौजूद हैं, जो हमें हेल्प करती हैं पेशेंट का ये डिसाइड करने में कि कौन सा पेशेंट डायबिटीज़ एंड रमज़ान के हवाले से हाई रिस्क है, कौन सा पेशेंट इंटरमीडिएट रिस्क है और कौन सा पेशेंट लो रिस्क है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास रमज़ान से 1 से 1.5 महीना पहले आता है तो हम पेशेंट से मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, पेशेंट के टेस्ट देखते हैं, पेशेंट के शुगर का कंट्रोल देखते हैं और उसके बाद पेशेंट का स्कोर बनाते हैं। स्कोर बनाने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट का स्कोर ज़्यादा है। जिन पेशेंट का स्कोर ज़्यादा आ जाता है, जैसे 6 या 6 से ज़्यादा आ जाता है, उन्हें हम हाई रिस्क कहते हैं, हम उनको अलो नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कोर मिडल में आता है, इंटरमीडिएट रिस्क कहलाते हैं। उनके अंदर हम कहते हैं कि आइडियल तो यही है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। लो रिस्क वाले पेशेंट ईजिली बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के रोज़ा रख सकते हैं। अब आपका सवाल कि कौन से पेशेंट रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, ज़ाहिर है कि डिसाइड तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिस्क को या आपके स्कोर को अचानक से बहुत ज़्यादा कर देती हैं। तो यहाँ क्योंकि ज़ाहिर है हम एक वीडियो बना रहे हैं तो हम एक जनरल चीज़ बताना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं, अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आपकी दिल की कंडीशन कंट्रोल नहीं है, आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, इंसुलिन लेती हैं और आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल नहीं है, आपकी शुगर गिरती है और आपको पता नहीं चलता, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली पेशेंट के रिस्क को 6 से ऊपर लेके चली जाती हैं। तो जब ये चीज़ें पेशेंट के रिस्क को 6 से ऊपर लेके चली जाएंगी तो अगर और कोई कंडीशन हो भी या ना भी हो तो भी ये लोग हाई रिस्क की कहलाएंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन में फ़ॉल करते हैं तो आपको रोज़ा नहीं रखना है। इसके अलावा भी आपका डॉक्टर आपका स्कोर बनाएगा, स्कोर बना के डिसाइड करेगा कि आपको रोज़ा रखना है या नहीं रखना। तो इंडिविजुअलाइजेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आपका डॉक्टर कभी भी आपको रोज़ा रखना अलाउ नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर, ज़ियाबतीस के मरीज़ को रमज़ान में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर हम किसी पेशेंट को अलो कर देते हैं कि भाई आप रोज़ा रख सकते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़ियाबतीस के मरीज़ों के अंदर रमज़ान में हमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, शुगर के गिरने का, हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क भी होता है, शुगर के बढ़ने का, और हमें दोनों चीज़ों से मरीज़ को बचाना होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है जिसका कोई भी ख्याल नहीं करता है, वो होता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें इफ्तार करनी है तो समोसे भी खाने हैं, फिर पकौड़े भी खाने हैं और वो भी तल कर खाने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो एयर फ्रायर में बना के खा लें, लेकिन वो कहते हैं एयर फ्रायर में भी नहीं बनाने, तल कर ही खाने हैं। तो हम अपने मरीज़ों को इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इवन हमारे इस्लाम में भी है कि सेहरी बहुत अच्छी करनी है। जो भी हम लोगों को रोक रहे होते हैं ना कि जी पराठा नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी है और एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाना, रमज़ान में हम कहते हैं आपकी मर्ज़ी, जितनी अच्छी सेहरी कर सकते हैं आप कर लें। अफ्तार में हाथ थोड़ा सा हल्का रखना है आपने। अफ्तार के वक्त अचानक से बहुत कुछ नहीं ले लेना आपने। अफ्तार में आप फ्रूट ले सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, आप शुगर फ्री कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं या इवन शुगर फ्री शरबत भी ले सकते हैं जिसमें शुगर फ्री चीज़ें डाल के लिया जा सकता है। फिर आप अपनी मगरिब की नमाज़ के ऊपर चले जाएँ। उसके बाद मगरिब से वापस आने के बाद आप अपना रात का खाना खा लें। अक्सर लोग क्या करते हैं, तरावी तक लेट कर देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने गोली या इंसुलिन ली होती है अफ्तार के वक्त, तो अगर वो तरावी तक लेट करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। तो सेहरी अच्छी करनी है, अफ्तारी नॉर्मल करनी है, रात का खाना मगरिब की नमाज के बाद यूजुअली तरावी से पहले खा लेना है आपने, और फिर तरावी के बाद आपने एक स्नैक ले लेना है। तो ये हम 4 में यूजुअली हम शुगर के मरीज़ों में कहते हैं कि आपने 6 दफ़ा खाना खाना है। रमज़ान में हम कहते हैं कि 4 दफ़ा खाना खाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी सेहरी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये आ जाता है कि रमज़ान मुबारक में क्योंकि ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं तो वो अद्वियात पे होते हैं, तो किन अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ये भी इंडिविजुअलाइजेशन की बेस पे ही जाएगा, क्योंकि हर मरीज़ की अद्वियात के डिफरेंट डोजेज़ होते हैं, डिफरेंट लेने का टाइम होता है। तो जनरली हम कभी नहीं बता सकते कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो किस वक्त लेनी है, लेकिन इसमें भी एक जनरल कॉन्सेप्ट ज़रूर आ जाता है। वो ये आ जाता है कि वो दवाइयाँ जो खाने के बाद ली जाती हैं वो जनरली रमज़ान में सेफ़ होती हैं।
वो दवाइयाँ जो खाने से पहले ली जाती हैं, चाहे वो इंसुलिन है या सल्फोनेलयूरियाज़ हैं, ये यूजुअली सेफ़ नहीं होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि इन दवाइयों का डोज़ कम किया जाए रमज़ान के अंदर। खाने के बाद वाली दवाइयों का डोज़ हम लोग कम नहीं करते हैं। इंसुलिन का भी यही होता है, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो अफ्तार के यूनिट हैं उनको सहर में लेके चले जाते हैं, और इवन उसको और भी ज़्यादा हाफ़ कर देते हैं। जैसे अगर आप अफ्तार के अंदर यूजुअली नॉर्मली आप सुबह को 30 यूनिट लेते थे, रात को 20 लेते थे, तो हम सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम सुबह के 30 यूनिट को अफ्तार में ले जाएंगे, यानी अफ्तार में 30 लगाया करेंगे। अब जो रात के 20 यूनिट थे हम उसको सहर में ले जाएंगे, लेकिन उसको भी आधा कर देंगे, तो सहर में 20 के बजाय 10 लगाएंगे। लेकिन अगेन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उससे सेटिंग करवानी है। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो ये सेटिंग डिफरेंट हो सकती है, कंट्रोल्ड है तो ये सेटिंग डिफरेंट हो सकती है। अगर आपकी इंसुलिन प्री मिक्सड है तो ये सेटिंग डिफरेंट हो सकती है, और अगर आपकी इंसुलिन बेसल या बोलस है तो ये सेटिंग डिफरेंट हो सकती है। तो जनरली सिर्फ इस वीडियो की बेस के ऊपर मेडिसिन की सेटिंग मत कीजिएगा, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट ज़रूर हम दे सकते हैं। अच्छा, ब्लड शुगर टेस्टिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है ज़ियाबितीज़ के पेशेंट्स में, तो रमज़ान में वो करनी चाहिए? बिल्कुल, रमज़ान के अंदर आप ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, उससे रोज़ा टूटता भी नहीं है, उससे रोज़ा ख़राब भी नहीं होता है। नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि रमज़ान में ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 6 दफ़ा या 5 दफ़ा नहीं कर सकते हैं तो 3 से 4 दफ़ा ज़रूरी है। आपको सहर में करनी है, आपको अफ्तार में करनी है, और बीच की 2 नमाज़ों के साथ, यानी ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ के वक्त करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी शुगर गिरने वाली है, हाथ पाँव काँपना शुरू हो गए, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, घबराहट हो गई, पसीना आ गया, फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें। अगर आपकी शुगर 70 से कम है तो गाइडलाइंस के अंदर उलमा का फ़तवा मौजूद है कि आपको फ़ौरन रोज़ा खोल देना चाहिए। इसका जो कफ़ारा होगा वो 60 रोज़े नहीं होंगे, एक ही रोज़ा होगा 70 से कम। अच्छा, अगर 90 से कम है तो उस सूरत में आपको रेस्ट करना है और 1-1 घंटे बाद अपनी शुगर पे नज़र रखनी है अफ्तार तक। अगर वो 70 से कम चली जाती है तो खोल देना है, वरना आपने रेस्ट ही रखना है। तो 70 और 90 का कॉम्बिनेशन अपने जहन में रखिएगा कि इन सूरतों में आप अपना रोज़ा अफ्तार या खोल सकते हैं। और अगर बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो बेटर है कि फिर आप रोज़ा ना रखें। अच्छा, बस सर आखिरी सवाल ये है कि क्या ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो ज़ियाबितीज़ के पेशेंट्स को करनी चाहिए? देखिए, जनरली रमज़ान की तो हम एहतियाती तदाबीर बता ही चुके हैं कि खाने का क्या ख्याल रखना है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। अगर हम जनरल शुगर के मरीज़ों की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस में पहले नंबर पे है। अभी भी मेरे पास 25 साल, 20 साल, 18 साल, 16 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस में पहले नंबर पे ही रहेंगे, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लाइफ़स्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि आपको जंक फूड से निकलना पड़ेगा, आपको शुगरी ड्रिंक से निकलना पड़ेगा, आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलना पड़ेगा। ये जो बर्गर कल्चर हमारे उसमें आ गया है, कोल्ड ड्रिंक कल्चर हमारे उसमें आ गया है, हम बाहर नहीं जाते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। हमारे बच्चे भी आज सारा दिन बैठे हुए मोबाइल के अंदर जो है वो कौन से वीडियो गेम्स आ गए हैं और वीडियोज़ यूट्यूब के आ गए हैं, उसके अंदर है। वरना हम अपने ज़माने में तो 3-3 घंटे बाहर जाके स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करते थे। तो अगर हम अभी अपने बच्चों को नहीं बचा पाए तो कभी भी नहीं बचा पाएंगे। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि लाइफस्टाइल इज़ द की। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में जाएंगे। बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अहम इंफॉर्मेशन से आगाह किया, और इस पे अमल पैरा होकर ज़ियाबितीज़ के मरीज़ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।